नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम अपने आरंभ से अंत तक के सीरीज के बैच में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर सेक्टर। पूरा एक शॉर्ट में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। सारा का सारा कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझाऊंगी। ये भी बताऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये भी बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख ही रहा है कि हम इस चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों एग्रीकल्चर को किसी भी देश का बैकबोन कहा जाता है, ये हम पढ़ेंगे। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या सिचुएशन चल रहा है वो हम देखेंगे। आखिर क्यों एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी इतना कम है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ मेजर्स जिससे एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। एंड एट दी एंड हम पढ़ेंगे मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। अब देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर भाई क्या होता है, आखिर ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है। चाहे आप किसी भी देश में चले जाओ, सभी देशों में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना उसको बहुत महत्व दिया जाता है। क्यों आखिर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई एग्रीकल्चर सेक्टर? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमको सिर्फ खाना, सब्जियां, फल फूल, सिर्फ यही सारी चीज़ें नहीं देता है, बल्कि इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देने का काम भी कौन करता है? हाँ, रॉ मटेरियल देने का भी काम कौन करता है भाई? खेती ही करता है, एग्रीकल्चर ही करता है। अगर एग्रीकल्चर नहीं हुआ तो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कैसे मिलेंगे? और अगर रॉ मटेरियल उनको नहीं मिलेंगे तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगा? और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे नीड्स कैसे सेटिस्फाई होंगे? तो इन शॉर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि क्यों हम एग्रीकल्चर को अपने इकोनॉमी का बैकबोन कहते हैं। तो देखिए अगर हम अपने भारत की बात करें ना तो ये एक एग्रीकल्चरल नेशन है, यानी यहाँ पे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। इसके अलावा सरकार भी अगर एक्सपोर्ट करती है तो ज़्यादातर उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ही होते हैं। ये हमारे भारत का लाइफ लाइन है, अगर ये नहीं रहा तो हम बहुत बड़े आर्थिक संकट में पड़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इंडियन एग्रीकल्चर फेल होता है तो ऐसा नहीं होगा कि हमें सिर्फ खाना पानी फल फूल मिलना बंद हो जाएंगे, बल्कि इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी मिलना बंद हो जाएंगे। और ये मैंने अभी आपको बताया ही कि अगर उनको रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया तो क्या क्या हो सकता है। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम कह सकते हैं कि ये हमारे देश का बैकबोन है। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रुक गया, यानी कि अगर एग्रीकल्चर में अच्छे से मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या होगा ना कि बहुत सारे लोग अपना एम्प्लॉयमेंट तो खो देंगे, अपना एम्प्लॉयमेंट तो लोग खो देंगे। तो क्या होगा कि उनको अच्छे से इनकम नहीं मिलेगा। जब उनको अच्छे से इनकम नहीं मिलेगा तो जो बची खुची इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपना माल बेच रहे हैं उनका भी माल ये लोग खरीदेंगे नहीं। भाई पैसा नहीं है तो कैसे खरीदेंगे? ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर एग्रीकल्चर खराब होता है ना तो भाई इंडस्ट्रीज भी खराब होता है। और अगर प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर अगर खराब होता है तो इसका इफेक्ट सर्विस सेक्टर पे भी पड़ता ही है। ठीक है, तो कुछ इसलिए इन सारे कारणों की वजह से हम एग्रीकल्चर सेक्टर को अपने नेशन का बैकबोन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि अभी एग्रीकल्चरल सेक्टर का क्या सिचुएशन चल रहा है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया तो भाई शुरू से एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी ही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग खेती ही करते थे। लेकिन ब्रिटिश रूल के पहले और ब्रिटिश रूल के बाद या ब्रिटिश रूल के समय तीनों जगह अगर कुछ कॉमन है तो वो ये है कि एग्रीकल्चर होता ही था। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले नहीं होता था या ब्रिटिशर्स जब थे तब नहीं होता था, ऐसा नहीं है, खेती होती ही थी। ठीक है, प्लानिंग जब करा गया ना तो प्लानिंग के समय ज़्यादातर इम्पोर्टेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिया गया। एंड
एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर ने कुछ खास हमारे को रिजल्ट नहीं दिए। एग्रीकल्चर सेक्टर ही वो सेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, प्रोडक्शन देता है, और इसी को एक्सपोर्ट करके हम लोग इनकम भी कमाते हैं। लेकिन तभी भी गवर्नमेंट इतना ज़्यादा फोकस इस सेक्टर पे नहीं करती है, और पहले भी उन्होंने नहीं करा, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम भी सहना पड़ा हमारे कंट्री को। ओके, ये देखिए कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, यहाँ पे एक चार्ट है जिससे हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का पूरे नेशनल इनकम में कितना शेयर रहा है। अगर हम बात करें 1950 टू 51 में, तो टोटल 100% नेशनल इनकम में से 53.1% तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से आता था। लेकिन देखिए ये धीरे धीरे कम होते 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 इतना हो गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर के इनकम को हम ऐसा कह सकते हैं, हाँ भाई, कि प्राइमरी सेक्टर में इनकम हो रहा है। प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही नहीं आता है, बल्कि पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, कैटल रियरिंग, ये सारी की भी चीज़ें जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक आता है एम्प्लॉयमेंट। भाई एग्रीकल्चर की वजह से क्या एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को? जी बिल्कुल मिलता है, और बहुत ज़्यादा मिलता है। इंडिपेंडेंस के समय की बात करें तो 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, और ये सारे काम करते थे जो कि प्राइमरी सेक्टर में आता था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत ज़्यादा होने लगा, इंडस्ट्रीज आ गई, सर्विस में लोग जाने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने है ना अपना एग्रीकल्चर पे से डिपेंडेंसी कम कर दिया। एग्रीकल्चर पे ना डिपेंडेंट होते हुए बाकी चीज़ों में चले गए, इसलिए एम्प्लॉयमेंट का शेयर थोड़ा गिर गया एग्रीकल्चर में से और बाकी में बढ़ गया। लेकिन तभी भी एग्रीकल्चर ने बहुत एम्प्लॉयमेंट दिया है हमारे भारत के लोगों को। अगर हम एक्सपोर्ट इनकम की बात करें कि भाई हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से जो इनकम आता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से आता है कि नहीं आता है? तो बिल्कुल आता है। पहले ये जो अर्निंग था वो 70% था, यानी टोटल 100% अर्निंग में से 70% पैसे तो हमको सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के सामान को एक्सपोर्ट करके मिलता था। लेकिन वही बात है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, इंडस्ट्रीज आ गई, सर्विस सेक्टर आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक्सपोर्ट इनकम में भी एग्रीकल्चर का शेयर थोड़ा गिर गया और बाकी सारी चीज़ों में बढ़ गया। ठीक है, अब आता है लिविंग स्टैंडर्ड। क्या एग्रीकल्चर की वजह से हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? तो जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। एग्रीकल्चर की वजह से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हद तक सुधर गया है, क्योंकि हमको खाना ही कौन देता है? एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारे को दो टाइप के क्रॉप्स मिलते हैं, एक फूड ग्रेन्स मिलता है और दूसरा कैश क्रॉप्स मिलता है। जो फूड ग्रेन्स है उसके अंदर हमको सीरियल्स वगैरह आ जाते हैं, और जो कैश क्रॉप्स है उसके अंदर कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ऑयल सीड, शुगर केन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, अब देखिए अगर 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 क्या अब आता है लिविंग स्टैंडर्ड। क्या एग्रीकल्चर की वजह से हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? तो जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। अगर कोई बेसिक सपोर्ट है हमारे लिविंग स्टैंडर्ड का तो वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर कंटिन्यूअसली हमारे लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है। एग्रीकल्चर की वजह से ही हमारे को खाना मिलता है। दो टाइप के क्रॉप्स हमारे को एग्रीकल्चर की वजह से मिलते हैं, पहला है फूड ग्रेन, दूसरा है कैश क्रॉप्स। जो सारे खाने की चीज़ें आती हैं ना, सारे सीरियल्स वगैरह, वो सब फूड ग्रेन में आ जाता है। और जो कैश क्रॉप्स होते हैं, ये सारे चीज़ें होते हैं कैश क्रॉप के अंदर, जो यूजुअली रॉ मटेरियल के काम आते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और लोगों की रिक्वायरमेंट्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो इन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? भाई एग्रीकल्चर ही तो हेल्प कर रहा है। पहले अगर हम देखें तो हमारा जो एवरेज फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी था पर हेड, वो 395 ग्राम था, जो कि इतना हो गया है 2013 में। तो ये कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? ऑफ कोर्स ये एग्रीकल्चर की वजह से ही सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे बढ़ते पॉपुलेशन के लिए कैसे एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ओके।
बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर ना हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक बेस है। अगर एग्रीकल्चर नहीं रहेगा तो इंडस्ट्रीज भी नहीं रहेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से ही इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल आता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर अपना प्रोडक्शन कर पाते हैं। इसके अलावा आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं ना, वो भी क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं, उनको भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, खेती की वजह से और रूरल लोगों की वजह से इंडस्ट्रीज का खर्चा चल रहा है भाई, इंडस्ट्रीज का घर चल रहा है। तो कुछ इस तरह से एग्रीकल्चर है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक बेस है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो इतना कम है। पहला कारण आता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, दूसरा आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर और तीसरा आता है अदर फैक्टर्स। चलिए समझते हैं। ओके, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। अब इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो देखिए, ये जो ज़मींदारी सिस्टम है, महलवारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम और भी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम जो कि ब्रिटिशर्स करते थे, या फिर बहुत सारे लोग जो एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में आती हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से एग्रीकल्चर का जितना डेवलपमेंट हो सकता था ना, उतना डेवलपमेंट एक्चुअली में हो नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर आता है दूसरा, लैंड रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर को भी एक्सप्लॉइट किया और फार्मर्स को भी एक्सप्लॉइट किया। देखिए, स्पेशली इसमें 3 रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम आते हैं, जैसे ज़मींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम। और ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा थे। इसमें होता क्या था ना कि ये लोग क्या करते थे कि भाई किसान मेहनत से अपना खेती कर रहा है, बहुत बड़े से फार्म पे वो अपना खेती कर रहा है, लेकिन ये लोग क्या करते थे कि जाते थे और सारा का सारा उनका प्रोडक्शन वो लोग कब्जा कर लेते थे, थोड़ा बहुत उनके लिए छोड़ देते थे, बाकी सारा का सारा कब्जा कर लेते थे। अब एज अ रिजल्ट किसानों को भी मन नहीं लगता था यार कोई चीज़ उगाने में, क्या करेंगे उगा के, अगर कोई लोग ले कब्जा ले करके चले जाएंगे तो क्या फ़ायदा है उगा के, है ना। तो कुछ इस तरह से एक्सप्लॉइट करा गया फार्मर्स को भी और एग्रीकल्चर को भी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर से जितना प्रोडक्शन हम कर सकते थे उतना नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद आता है एग्रीकल्चर फाइनेंस। अब देखिए, हमारे भारत के ज़्यादातर फार्मर्स को अगर हम देखें तो बहुत गरीब है, फार्मर्स बहुत ज़्यादा गरीब है। उनके पास पैसे नहीं है कि वो फर्टिलाइजर्स खरीदे, सीड्स खरीदे, पेस्टिसाइड्स खरीदे। उन्हें क्या होता है, फाइनेंस चाहिए होता है। इसीलिए वो लोग कहाँ जाते हैं भाई, मनी लैंडर्स के पास जाते हैं। तो इंडिपेंडेंस के समय से ही ये जो मनी लैंडर्स है ना, इनका एक बहुत बड़ा रोल चल रहा है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पैसे उधार देते हैं, किसको, किसानों को, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एंड इवन मैनिपुलेट भी करते हैं। अगर वो बेचारे फार्मर्स लोग इंटरेस्ट पे नहीं करते तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कुछ भी उनका हड़प लेंगे, उनको तंग करेंगे, उन्हें परेशान करेंगे, जिसकी वजह से कितने सारे फार्मर्स ने सुसाइड भी कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को भी समझ में आई और उन्होंने अपने नेशनलाइज्ड बैंक स्टार्ट किए। इसके अलावा नाबार्ड शुरू करा गया है। ये सारी चीज़ें इसीलिए शुरू की गई ताकि फार्मर्स को है ना पैसे दिए जा सके, और वो भी बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसके अलावा उन्हें थोड़ा अवेयर भी किया जा सके कि कैसे वो लोग अपनी खेती का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी अगर हम देखें गांव साइड की अगर हम देखें फैसिलिटी तो बहुत कम है। ठीक है, वहाँ पे ना अच्छे रोड है, अच्छे रोड नहीं है तो भाई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा नहीं है। तो क्या होता है, किसान तो अपना उगाते हैं, क्रॉप वगैरह सब वो लोग उगाते हैं, और क्या होता है कि ट्रेडर्स और होर्डर्स उनसे क्या करते हैं कि बहुत ही सस्ते दाम पे उनका जो क्रॉप है उसको खरीद लेते हैं और जाके मार्केट में वही प्रोडक्ट्स बहुत महंगे दामों पे बेचते हैं और अपना फ़ायदा करते हैं। एंड फार्मर्स को लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट करते हैं। फार्मर्स भाई पढ़ा लिखा है ही नहीं, उसके पास नॉलेज ही नहीं है मार्केट का कि कितना भाव चल रहा है कितना नहीं, तो वो अपना बेच देता है भाई, उसको अपना घर चलाना है, लेकिन एक्चुअली में उसको क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट करा जाता है। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो कम रहा।
ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है रूरल सोशल स्ट्रक्चर। देखिए, इंडियन फार्मर्स जो है ना वो फेटालिस्ट है, यानी उनको लगता है कि उनके नसीब में कम ही दिया गया है, इसलिए उनको कम मिल रहा है। तो वो लोग का एटीट्यूड ऐसा बन गया है, और उनके पास इंफॉर्मेशन भी बहुत कम रहता है। वो लोग पुराने ट्रेडिशन में, पुराने स्ट्रक्चर में फंसे हुए हैं। एज अ रिजल्ट उनको जो भी दिक्कतें महसूस होती है ना, वो चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। अपने डेवलपमेंट पे उन लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम रहा। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। देखिए, चलिए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करा एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्डनेस में। अब ये कैसे, तो देखिए, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान लोग क्या करते थे, पुराने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, पुराने इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते थे। कभी भी वो लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि प्लो एंड बुलक का इस्तेमाल करते, ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करते, हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, काऊ डंग का इस्तेमाल करते थे, ना ही कि कोई फर्टिलाइज़र का। एज अ रिज़ल्ट ये सारी चीज़ों की वजह से भी एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम रहा। ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं कुछ अदर फैक्टर्स जिनकी वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम रहा। पहला है प्रेशर ऑफ पॉपुलाइजेशन। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है, और आपको पता ही है कि हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हो गए। किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। इंडिपेंडेंस के टाइम की अगर हम बात करें तो टोटल 100% में से 72% पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर ही कर रही थी। हालांकि वो 2013-14 में कम हो गया, 49% हो गया, लेकिन अभी भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है। इतने सारे लोग इतने सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इतना सारा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा बढ़ते पॉपुलेशन के साथ साथ ना एग्रीकल्चर पे ये भी एक बर्डन हो गया कि भाई प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम रहा। ठीक है, ओके। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ गलतियां की प्लानिंग में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम रहा। तो वो कैसे? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान से ही गवर्नमेंट का जो फोकस है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हट के किस पे चला गया? इंडस्ट्रीज एंड बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज थे उन पे उनका फोकस चला गया। एज अ रिजल्ट इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर पे उतना काम नहीं करा जितना इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे काम किया, एंड देन इसी की वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। तो हम 3 मेजर्स ले सकते हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल मेजर, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल मेजर, तीसरा है अदर मेजर। चलिए समझते हैं। पहला आता है इंस्टीट्यूशनल मेजर। तो सबसे पहले है ना, हमको कुछ लैंड रिलेटेड रिफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि एग्रीकल्चर का जो सिचुएशन है वो सुधर सके। ऐसे कानून बनाने होंगे जिससे ज़मींदारी सिस्टम हट सके, और ये जो किसान खेती करते हैं उन्हें एक्सप्लॉइट ना किया जाए। ठीक है, उनका क्रॉप कोई लेके ना चला जाए, उन्होंने जो भी उगाया है उन्हें बराबर उनका पैसा मिले। ये सारी चीज़ें हमें करनी होगी, तभी जाके एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो सही होगा। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। देखिए, अगर किसानों को खेती करना है तो उन्हें पैसे चाहिए होते हैं सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए। तो एक प्रॉपर तरीके से उन्हें पैसे दिए जाने चाहिए। ठीक है, उसके लिए सरकार ने नाबार्ड सेटअप किया, जिसने यही काम करा। इसके अलावा बहुत सारे बैंक्स भी सेटअप करे गए जो फार्मर्स को चीप रेट पे क्रेडिट दे रहे थे, यानी कि चीप रेट पे क्या दे रहे थे? पैसे दे रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे, और इंटरेस्ट बहुत कम लग रहा था। ठीक है, तो कुछ ये भी हम कर सकते हैं जिससे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो फिर से सही किया जा सकता है। तीसरा है इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखिए,
एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा सुधार करना होगा। हमें अच्छे मार्केट्स, रेगुलेटेड मार्केट सेटअप करना होगा जहाँ पे किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, ना ही फार्मर्स का और ना ही कस्टमर्स का। एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उन्हें उनके क्वालिटी के हिसाब से उन पे मार्क लगाना होगा कि जो प्रोडक्ट्स अच्छे क्वालिटी के हैं तो उन पे मार्क लगा दीजिए ताकि उसका जो पैसा है वो अच्छा मिले, राइट। तीसरा, बहुत सारे कॉरपोरेशन और वेयर हाउस खोला गया ताकि फार्मर्स अपना आसानी से उसमें अपने प्रोड्यूस किए हुए क्रॉप्स रख सकें। चौथा, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स बनाए गए ताकि फार्मर्स को भी इंफॉर्मेशन दिया जा सके, कस्टमर्स को भी इंफॉर्मेशन दिया जा सके। एंड पांचवा, फार्मर्स को ये बताया गया कि आपको कितने पैसे आपके क्रॉप के मिलने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे फार्मर्स का कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, उन्हें कम पैसे देके नहीं जाएगा, ठीक है। फिर आता है एग्रीकल्चर रिसर्च। देखिए, इंडियन फार्मर्स खेती करने से पहले कोई भी रिसर्च नहीं करते हैं क्योंकि वो लेस एजुकेटेड है। तो इसीलिए ये जो ड्यूटी है वो नाबार्ड को दिया गया। नाबार्ड क्या करता था, बहुत सारा रिसर्च करता था और फिर फार्मर्स को नॉलेज देता था, ट्रेनिंग देता था, जिसकी वजह से फार्मर्स को नॉलेज मिल गया और अब वो लोग अच्छे से और बढ़िया तरीके से अपना प्रोडक्टिविटी के साथ क्या करने लगे, खेती करने लगे, राइट। तो कुछ इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाने के बाद और बहुत इन्फॉर्मेशन किसानों को देने जाने के बाद जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गया, ठीक है। ओके, सो अब आता है टेक्नोलॉजिकल मेशर्स। हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल मेशर्स भी करने होंगे ताकि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो सुधर सके। पहला है इम्प्रूव्ड सीड्स। हमारे किसान जो है ना वो ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उन्हें नॉलेज देना होगा कि आप हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल कीजिए। अब हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। देखिए, इन टाइप के सीड्स की वजह से ना ऑलरेडी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इसे एग्रीकल्चर के टर्म्स में एक रिवॉल्यूशन कहा गया, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा जब किसानों ने हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल किया, तो इसे एक रिवॉल्यूशन की तरह नाम दिया गया और इस रिवॉल्यूशन को सीड रिवॉल्यूशन भी कहा गया। दूसरा है यूज़ ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र। देखिए, आप अच्छे सीड्स का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ साथ में आपको केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। केमिकल फर्टिलाइज़र हमेशा ख़राब नहीं होता, अगर उसे लिमिट में यूज़ किया जाए तो वो अच्छा होता है, क्योंकि वो प्लांट को न्यूट्रिशन से बढ़ता है, भर देता है, न्यूट्रिशन से भर देता है। तो जो किसान है उन्हें नॉलेज दिया जाना चाहिए कि वो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करें, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश, इन सब चीज़ों का वो लोग इस्तेमाल करें एंड अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तीसरा है इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी। अगर हम इरिगेशन फैसिलिटी पे अच्छे से फोकस करें तो इससे भी एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। वो कैसे मैम? तो देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट है? अभी तो फ़िलहाल से वो बारिश पे ही डिपेंडेंट होता है ज़्यादातर, लेकिन बारिश जो है वो अनसर्टन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बारिश होगा ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर हम इरिगेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल करें तो हम इस अनसर्टेनिटी से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी आपको सर्टेनिटी देता है कि हाँ भाई, आप हमारा इस्तेमाल कीजिए और अपने खेती बाड़ी को बढ़ाइए। तो हमें बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाने होंगे जिसमें हम इरिगेशन को बढ़ावा दे रहे होंगे, लोगों को सिखा रहे होंगे कि इरिगेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल कैसे करना है। तो कुछ इस प्रकार से भी एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाया जा सकता है। फिर आता है यूज़ ऑफ मशीन्स। देखिए, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी कम इसलिए भी है क्योंकि हम ट्रेडिशनल मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़े मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, ट्रेलर हो गया, थ्रेशर हो गया, इलेक्ट्रिक पंप हो गया। इन सारी चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है पेस्टिसाइड्स। देखिए, एक बार क्रॉप तैयार हो गया ना तो बहुत ज़्यादा रिस्क है कि उसको इंसेक्ट्स खा लेंगे या फिर उसको कोई ना कोई डिसीज़ हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर आता है सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स क्या कर सकते हैं कि वो अपने सॉइल का कुछ एक पोर्शन लेके उसका लेबोरेटरी में टेस्ट करवा सकते हैं, तो पता चल सकता है कि सॉइल में किस चीज़ की कमी है, या फिर ये भी पता चल सकता है कि इस सॉइल में कौन से क्रॉप को उगाना है।
तो अगर ये नॉलेज हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि फार्मर्स अपना वही क्रॉप उगाएंगे और फिर जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होगा। कुछ अदर मेजर्स भी हम ले सकते हैं और एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि देखिए हम किसानों को एजुकेट कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि भाई आपको नसीब के भरोसे नहीं रहना है, आपको मेहनत करना है, आपको अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे फोकस करना है। इसके अलावा किसानों को हमें ये भी बताना होगा कि सिर्फ खेती ना करके वो कैटल रियरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग ये सारी चीज़ें भी करे, ताकि उनका जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो भी तैयार हो जाए। और रूरल एरियाज़ में अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उन्हें कैसे ऑपरेट करना है, कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं वर्क करना, ये सारी चीज़ें अगर हम उन्हें बताते हैं तो और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा, बोथ हमारे इकोनॉमी को भी और फार्मर्स को भी। तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। इनमें ये आपका टेक्नोलॉजिकल मेजर्स जो है और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स और अदर मेजर्स, ये तीनों आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेजर्स आपको पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के लिए। मॉडर्न एग्रीकल्चर, ओके। ग्रीन रेवोल्यूशन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है 2 मार्क के लिए, तो आप प्लीज़ इसे बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिलहाल मॉडर्न एग्रीकल्चर पे चलते हैं हम लोग। मॉडर्न एग्रीकल्चर, देखिए मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है। पहले तो जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था उसमें मैन्योर इस्तेमाल किया जाता था, ऑर्गेनिक मैन्योर, सीड्स इस्तेमाल किए जाते थे, सिंपल प्लो, बुलक, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी था वो बहुत कम था और जो हमारा एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट था वो भी पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन 1966 से ही एग्रीकल्चर में ना कुछ मॉडर्न उपाय किए गए, हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल किया गया, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया गया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया, नए मशीन का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसे एक रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। और इसी रिवॉल्यूशन को हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन को थोड़ा और समझते हैं। देखिए 1960 और 61 में ये इस्तेमाल किया जाने लगा। मतलब क्या इस्तेमाल किया जाने लगा, एग्रीकल्चर के अंदर नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, 7 डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के 7 डिस्ट्रिक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसे पायलट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया और शुरुआत में इसे IADP का नाम दिया गया, इंटेंस एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, मतलब नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर का इतना प्रोडक्टिविटी बढ़ाया गया, इतना प्रोडक्टिविटी बढ़ाया गया कि ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया गया और फिर इसे कहा गया HYVP, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कुछ था अपना ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इसे हम मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के भी नाम से जानते हैं और ये सारे नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर आता है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, कहाँ गया भाई, अरे यार जादू हो रहा है, आइला कहाँ गया हाँ ये रहा। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग का ये मतलब होता है कि एक ही ज़मीन पे आप मल्टीपल क्रॉप उगा रहे हो, ठीक है। कभी आपने एक चीज़ उगा दिया, उसके बाद आपने दूसरा उगा दिया, इसे ही मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। जनरली देखा जाए तो 2 टाइप के क्रॉप होते हैं, एक होता है फूड ग्रेन और दूसरा होता है कैश क्रॉप्स, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले अपना फूड ग्रेन उगा लिए, फिर हम कैश क्रॉप उगाएंगे, फिर वापस से फूड ग्रेन उगाया, फिर कैश क्रॉप उगाया। तो ऐसे क्या हो सकता है ना कि जो फार्मर्स है ना वो कभी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे और लैंड का भी जो कैपेसिटी है ना, उगाने का कैपेसिटी, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग डिपेंड करता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पे और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, यानी आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए मल्टीपल क्रॉपिंग करने के लिए, तभी जाके आप इसे कर पाएंगे। और वही कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है, जैसे कि अगर आप ये करते हो तो आपका प्राइस एंड इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स भी होने चाहिए, फार्म साइज़ आपका सही होना चाहिए, ठीक है, इंश्योरेंस का आपके पास प्रोटेक्शन होना चाहिए
और टेन्योर यानी कि वो जो ज़मीन है वो आपकी होनी चाहिए, या फिर अगर वो आपकी नहीं है तो आप लैंडलॉर्ड से बात करके कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है क्रॉप प्रोटेक्शन। देखिए, एग्रीकल्चर का तो प्रोडक्टिविटी भाई बढ़ गया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, लेकिन 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 हमारे जो फार्मर्स है ना वो बहुत ज़्यादा डरते थे किसका इस्तेमाल करने से पहले, पेस्टिसाइड्स का। तो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हमारे किसान लोग करते ही नहीं थे। ऐसा देखा गया कि 0.5 kg पर हेक्टेयर का ही पेस्टिसाइड्स हमारे भारत में इस्तेमाल हो रहा है, जबकि अमेरिका में ये 7 kg था, यूरोप में 2.5 kg था, जापान में 12 kg था, कोरिया में भी बहुत ज़्यादा था। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है ना कि हमारे पूरे प्रोड्यूस का 15 to 25% तो भाई स्पॉइल हो जाता है, इंसेक्ट्स खा जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें है ना फार्मर्स को अवेयर करना होगा, फार्मर्स को बताना होगा कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना ख़राब नहीं होता है। ठीक है, हमें उन्हें गाइड करना पड़ेगा कि ये पॉइजन नहीं है। तो कुछ इस तरह से फार्मर्स लोग अवेयर होंगे और फिर वो लोग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। ठीक है, देन आता है एग्रीकल्चर रिसर्च। देखिए ICAR एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च करता है, बताता है कि कौन से सॉइल में कौन सा क्रॉप इम्पॉर्टेंट होगा उगाना और किससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा वो किसानों को और भी ज़्यादा अवेयर करता है हॉर्टिकल्चर, फिशरिंग, कैटल रियरिंग के बारे में। तो ICAR बहुत ज़्यादा काम करता है, और ग्रीन रेवोल्यूशन अगर सफल हुआ है तो उसमें भी ICAR का बहुत बड़ा हाथ है। तो चलिए, अभी हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मैंने बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही क्रिस्प भाषा में और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आया है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको कोई दिक्कत है, डाउट है, या आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।